बच्चों, आज कक्षा 7 का हम एक दूसरा भाग लेकर आए हैं। इसके पहले वाले भाग में आपने परिमेय संख्या की परिभाषा और परिमेय संख्या से संबंधित कुछ नियम और कुछ उदाहरण देखे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का आरोही व अवरोही क्रम। इसके पहले आप संख्याओं का आरोही तथा अवरोही क्रम पढ़ चुके थे। तो क्रम मतलब उसका मतलब तो वही, जैसे आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो इससे संबंधित कुछ उदाहरण बताते हैं हम, लेकिन निकालने का तरीका कि परिमेय संख्याओं का आरोही क्रम या अवरोही क्रम कैसे निकाला जाता है। इसके लिए सबसे पहला उदाहरण है आपका जिसमें पहली परिमेय संख्या मान लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, जैसे -2/3, 3/-4 या तो -3/4 कर देते हैं, और 5/6 या -7/12। यह हमारे पास 4 परिमेय संख्या हैं। इनको हमें एक बार आरोही क्रम में और एक बार अवरोही क्रम में चेंज करना है। लेकिन चेंज करने के पहले कुछ नियम भी होते हैं, जैसे मान लीजिए जितने भी परिमेय संख्याओं का हमें आरोही या अवरोही क्रम निकालना होता है, यदि पहले से उन परिमेय संख्याओं का यदि एक समान दिया हुआ हो, तो हर एक समान होने की स्थिति में जिस परिमेय संख्या का अंश सबसे बड़ा होता है वह सबसे बड़ी परिमेय संख्या, और जिसका छोटा होता है वह सबसे छोटी परिमेय संख्या। या तो यह भी कह सकते हैं कि जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं जो होती है वह धनात्मक परिमेय संख्याओं से हमेशा छोटी होती हैं, और जो परिमेय संख्या माइनस में जितनी छोटी होती है उसका मान उतना ही बड़ा होता है, और जो जितना बड़ा होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या उसका मान उतना ही छोटा होता है। तो चूंकि यहाँ पे जितनी भी परिमेय संख्या दी हुई है, इनमें से किसी भी परिमेय संख्या का हर समान नहीं है, इसलिए इनको आरोही तथा अवरोही क्रम में चेंज करने के पहले इन चारों परिमेय संख्याओं का हर हमें एक समान करना पड़ेगा। और एक समान करने के लिए हम सभी परिमेय संख्याओं के हरों का लॉसन निकाल लेते हैं। तो पहले परिमेय संख्या का हर आपका दिया है 3, दूसरे का आपका दिया है 4, तीसरे का आपका दिया है 6 और चौथे का आपका दिया है 12। पहले आप इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आपका डिवाइड नहीं होगा, 3 उतार दीजिए, 4 आपका डिवाइड होगा 2 बार में, 6 आपका डिवाइड होगा 3 बार में, और 12 आपका डिवाइड होगा 6 बार में। फिर आप 2 से डिवाइड करिए, 3 डिवाइड होगा 3 उतार दीजिए, 2 आपका डिवाइड होगा 1 बार में, और 3 आपका डिवाइड नहीं होगा, इसको भी उतार देते हैं, 6 आपका डिवाइड होगा 3 बार में। अब इसके बाद 3 1 1 उतार देते हैं, 3 1 3 और 3 1 3। ये आपका भाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 जाते हैं 12, यानी कि 3 4 6 और 12 इन चारों परिमेय संख्याओं के एलसीएम आपको प्राप्त हुआ 12। अब हम करते क्या है, इस एलसीएम में या तो इस हर में हम पहले परिमेय संख्या के हर का भाग करते हैं। तो 12 में यदि आप 3 से भाग करते हैं तो 4 बढ़ जाता है, 4 का मल्टीप्लाई करिए -2 में, तो 4 दूना -8, कामा लगा देते हैं। फिर 12 में भाग करेंगे 4 से जाकर 3 बार, 3 के गुणा 3 में -3 में, तो -3 तरीके 9, और 12 से भाग करेंगे 6 में जाएगा 2 बार, 2 का गुणा 5 में 2 बचे 10, और 12 से भाग करेंगे 12 में जाएगा 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -7 में, तो आपका -7 ही आएगा। तो अब यहाँ पे परिमेय संख्याओं का हर एक समान होने के पश्चात इनका अंश भी बदल चुका है। अब अंश की तुलना के दौरान हम पता कर सकते हैं इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। यदि आपको पहले लिखना हो आरोही क्रम में, पहले यदि आपको लिखना है आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में लिखने के पहले, जैसे आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। अभी चारों संख्याओं में सबसे छोटा कौन है, तो जो ऋणात्मक संख्या सबसे बड़ी होती है उसका मान सबसे छोटा होता है। तो सबसे बड़ा आपका -9 है, तो ये आपका सबसे छोटा हो गया।
अब इससे बड़ा कौन है? -8। अब इससे बड़ा -7 और सबसे बड़ा आपका धनात्मक परिमेय संख्या। अब देखना यह है कि जब आरोही क्रम में इसको हम व्यवस्थित करते हैं तो पहला पूर्णांक आपका -9 है, तो -9 ये किस परिमेय संख्या का मान है? -3/4 का। तो सबसे छोटी परिमेय संख्या आपकी होगी -3/4। अब इसके बाद दूसरा है -8। अब यह -8 किस परिमेय संख्या का मान है? -2/3 का। तो दूसरी परिमेय संख्या आपकी होगी -2/3। अब इससे बड़ा कौन है? -7। -7 किस परिमेय संख्या का मान है? -7/12। तो -7/12 कर देते हैं। और सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन है? 10। 10 किसका वैल्यू है? 5/6 का। तो 5/6 कर देते हैं। ये आपका आरोही क्रम हुआ। अब इसके बाद यदि आपको अवरोही क्रम में लिखना हो तो बिल्कुल इसी का उल्टा, यानी सबसे बढ़ते मतलब कि बड़े से छोटे क्रम में आते हैं। तो सबसे बड़ा आपका 5/6 है, तो पहले 5/6। इससे छोटा कौन है? -7/12। फिर इससे छोटा कौन है? -2/3। फिर इससे छोटा कौन है? -3/4। यानी इस प्रकार से किसी भी परिमेय संख्याओं को आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। एक बार आपको बताया गया था यदि एक समान होता है तो ऊपर जो यदि धनात्मक संख्या है तो जो सबसे छोटी होती है वह छोटा होता है, जो सबसे बड़ा होता है बड़ा होता है। लेकिन ऋणात्मक संख्या है तो जो ऋणात्मक संख्या सबसे बड़ी होती है उसका मान उतना छोटा, और जो सबसे छोटा होता है उसका मान उतना ही बड़ा। लेकिन इसको उल्टा में यदि मान लीजिए अंश यदि समान हर यदि अलग अलग होता है तब हर में जो मान सबसे बड़ा होता है वह परिमेय संख्या सबसे छोटी होती है, और जो जिसका मान सबसे छोटा होता है वह परिमेय संख्या सबसे बड़ी होती है। इसका अपोजिट होता है। अब इसी क्रम में आगे हमें पढ़ना है परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। तो किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान होता है हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, चाहे वह परिमेय संख्या का धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, हर प्रकार की परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक ही होता है। जैसे परिमेय संख्याओं का यदि निरपेक्ष मान निकालना होता है तो उसको इस चिन्ह में रखा जाता है, इसका नाम होता है निरपेक्ष मान करते हैं। जैसे मान लीजिए -4/7 है, इसका निरपेक्ष मान निकालना है तो बराबर 4/7 कर सकते हैं। यदि पहले से 4/7 का निरपेक्ष मान निकालना है तो इसका मान 4/7 ही होगा। यानी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, हर प्रकार की परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान जो होता है वो हमेशा धनात्मक ही होता है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि मान लीजिए आपके पास दो परिमेय संख्या दी हुई है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच की यदि तीसरी कोई परिमेय संख्या निकालनी हो तब के लिए फार्मूला क्या होता है या तो तरीका क्या होता है? दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तब के लिए फार्मूला होता है 1/2 पहली परिमेय संख्या और प्लस दूसरी परिमेय संख्या। ये आपका फार्मूला होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, एक आपका हो जाता है -1/2 और दूसरा आप ले लेते हैं 3/4। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो फार्मूला के अनुसार इसका मान रख देते हैं। पहले आपका 1/2 है, इसके बाद पहली परिमेय संख्या आपका -1/2 और बीच में प्लस है। इसके बाद दूसरी परिमेय संख्या आपका दिया प्लस में 3/4। अब यही आपको हल करना है, तो पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट को हल करने के लिए सबसे पहले क्योंकि दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान नहीं है तो हर समान करने के लिए इसका ऐसे निकालते हैं। तो 2 और 4 के एलसीएम आपका आएगा 4। अब 4 में भाग करेंगे आप 2 से, जाएगा 2 बार, 2 को गुणा -1 में तो -2 ही आएगा। यानी 2 का भाग करेंगे 4 में 2 बार, 2 को गुणा -1 में तो -2 कहें 2 जाएगा। फिर प्लस अब 4 में 4 से भाग करेंगे एक बार, 1 के गुणा 3 करेंगे तो 3 ही आएगा।
अब जगह 1/2। अब यहाँ से चूंकि अब इसको हल करेंगे तो आप इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं। तो यह परिमेय संख्या और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई के चिन्ह दे सकते हैं। अब यहाँ पे -2 में 3 जोड़ना है, मतलब यह विपरीत चिन्ह हमेशा घटता है। यदि एक माइनस में दूसरा प्लस में है तो यह हमेशा घटेगा। मान किसका दिए गए? प्लस वाले का, तो 3 में से 2 घटाएंगे, प्लस वाले का मान अधिक है इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा आपका 1 और बटे कितना हो जाएगा 4। आप दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, यानी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 ही आएगा और 2 चौके 8। ये आपका आंसर होगा। अगला उदाहरण है आपका, यदि इस प्रकार से मान लीजिए कोई प्रश्न दिया हुआ हो सिद्ध करने वाला, तो कैसे हल करेंगे। जैसे उदाहरण आपका है, यदि x का मान दिया है 9/7 और y का मान दिया है 7/5, तो सिद्ध करना है x प्लस y यानी दो परिमेय संख्याओं के योगफल का निरपेक्ष मान जो है दोनों परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान के योगफल के बराबर हो। तो सबसे पहले आपको सिद्ध क्या करना है, x प्लस y का निरपेक्ष मान इक्वल x का निरपेक्ष मान और प्लस y का निरपेक्ष मान। तो सबसे पहले आप करते क्या है, क्योंकि यदि इसका वैल्यू दिया होता तब आप निरपेक्ष मान निकाल सकते हैं। इससे पहले पक्ष में पहले आपको हल करना पड़ेगा, तो पहले वैल्यू रख देते हैं। पहले x आपका दिया है तो x का वैल्यू आपका दिया है 9/7, यहाँ पर रखते हैं 9/7 और प्लस y का वैल्यू आपका दिया है 7/5। ये हो गया आपका, और बराबर यहाँ पे भी x है, x का मान वही रखा जाएगा 9/7 और प्लस y का मान आपका दिया है 7/5। तो चूंकि पहले पक्ष में आपका दो परिमेय संख्या एक साथ है योगफल के रूप में, इसलिए पहले आपको इसे हल करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे पक्ष में आपका एक एक परिमेय संख्या दिया हुआ है, आप इसका पहले निरपेक्ष मान निकाल कर उसके बाद हल कर सकते हैं। तो पहले आप इसको हल करेंगे, तो चूंकि हर बराबर नहीं तो हर बराबर करना पड़ेगा। हर बराबर करने के लिए दोनों परिमेय संख्याओं के हरों का लॉसा निकालना पड़ेगा। तो 7 और 5 कैसे निकालते हैं, तो आपका आता है 35। चूंकि दोनों संख्याओं का कोई भी मतलब गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही उनका एलसीएम हो जाता है। तो 35 में यदि भाग करते हैं 7 से जाता है आपका 5 बार, 5 के गुणा 9 में 5 9 45 और प्लस अब 35 में भाग करेंगे 5 से जाएगा 7 बार, 7 का मल्टीप्लाई 7 में 7 7 49 बराबर 9/7 का निरपेक्ष मान निकालेंगे 9/7 ही आएगा। अब चिन्ह को हटा सकते हैं और प्लस 7/5 का निरपेक्ष मान 7/5 ही आएगा। जैसा कि आपको बताया गया था, परिमेय संख्या आपका धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, दोनों प्रकार के परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक ही होता है। आप इसको पहले हल कर लेते हैं। 9 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, 4 4 8, एक हासिल 8 है 9 यानी 94 और बटा 35 निरपेक्ष मान के चिन्ह के अंदर, चूंकि अब इसका निरपेक्ष मान नहीं निकला हुआ है। और बराबर अब 7 और 5 कैसे निकाल लेते हैं, वही एलसीएम है तो 35 ही आएगा। 35 में 5 भाग करेंगे 7 से, तो 7 जाएगा 5 बार, 5 के गुणा 9 में तो 5 9 45 और प्लस अब 35 में भाग करेंगे 5 से, तो 5 से तो 35 7 बार गया, 7 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 7 7 49। अब इसका निरपेक्ष मान निकालिए, निरपेक्ष मान निकालेंगे तो चिन्ह आपका हट जाएगा, परिमेय संख्या वही उतरेगा, यानी हो जाएगा 94/35 इक्वल। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 और 9 आपको हो जाएगा 14, 4 4 8 8 है 9 94 और बटा 35। देख दोनों पक्षों का मान बराबर है। इसका मतलब ये आपका सत्यापित हो गया कि दोनों परिमेय संख्याओं के योगफल का निरपेक्ष मान जो है दोनों परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मानों के योगफल के एक समान, ये आपका सिद्ध होता है। अब इसके बाद इससे संबंधित जितने भी उदाहरण थे या तो जितने भी सवाल हैं, इन्हीं सब उदाहरणों की सहायता से आप उन्हें लगा सकते हैं और यह आपका समाप्त होता है चैप्टर। इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।